तो आपने पीवीआर वेक्टर को देख लिया। साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक और वेक्टर बनाया, इंस्टेटिम उस वेक्टर को बनाया नहीं है, लिखा उसके बाद बारे में, एक और वेक्टर बनाया कि जिससे रिपीटेड प्लेटिंग की प्रॉब्लम, कल्चर में प्लेटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और साइंटिस्ट केवल कलर देख करके जान जाए कि ये रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक नया वेक्टर बनाया और इस वेक्टर में क्या किया कि उन्होंने लैक जेड जीन, ठीक है, जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो लैक जेड जीन डाल दिया, राइट, और एक तरफ एम्पिसिलिन रह गया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन रह गया, राइट, ये ओरी। अब जब इन्होंने क्या किया कि जो लैक्ट जेड जीन है ये बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लैक जेड इज फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, राइट। ये जो है एलियन जीन है, एलियन जीन यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, इसके अंदर डाल दिया। तो इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। जब इसको हम किसी कल्चर में ग्रो कराएंगे और उस कल्चर में क्रोमोजेनिक सबस्टेंस है, कल्चरिंग सच होस्ट with such transformed host with desired या alien gene in a culture containing lactose and chromogenic सबस्टेंस, यानी कलर डेवलप करने वाले, यानी इसको लैक्टोज कंटेनिंग और क्रोमोजेनिक सबस्टेंस कंटेनिंग जब मीडियम में ग्रो कराते हैं तो इससे जो कॉलोनी बनती है वो कलरलेस होती है। रिजल्ट्स कलरलेस कॉलोनी या व्हाइट कॉलोनी, या व्हाइट कॉलोनी बनाती है, राइट, क्योंकि ये क्रोमोजेनिक सबस्टेंस कलरलेस होता है। लेकिन यदि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गया, राइट, यानी नेक्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे कि यदि इसने हमारे जीन को क्या किया, इसमें से बाहर निकाल दिया और क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इफ बिकम नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो यहां पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये निकल जाएगा तो जीन फंक्शनल हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हट जाएगा, राइट। तो कॉलोनी ग्रो इनटू ब्लू कलर, राइट, ये ब्लू कलर में कॉलोनी ग्रो करने लगी क्योंकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इस क्रोमोजेनिक सबस्टेंस से रिएक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर में। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि ब्लू कलर में ग्रो हो रही है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है और कलरलेस है तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, राइट। देन आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस में
जो स्टेप्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट, एक बार इसी से क्वेश्चन पूछ दिया था। स्टेप्स, सेवरल स्टेप्स आते हैं, इनका सीक्वेंस पूछ दिया था, सीक्वेंशियल स्टेप्स आते हैं, और इन स्टेप्स को हम कहते हैं आई फिल टीसी, टीसी ये सीक्वेंस है। पहला क्या है? आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी जिस डीएनए को आपको किसी दूसरे वेक्टर पे, किसी वेक्टर पे ऐड करके दूसरे होस्ट में डालना है, तो पहले उस सोर्स सेल से इस डीएनए को निकालना है, यानी फ्रॉम व्हाट? सोर्स, जो भी सोर्स है। यदि वो सोर्स आप जानते हैं कि प्लांट सेल है या फंगस सेल है या बैक्टीरिया है, तो उसको स्पेसिफिक एंजाइम से ट्रीट करना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, विथ ट्रीटिंग द सेल विथ स्पेसिफिक एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम। याद है आपको एंजाइम का नाम? 3 एंजाइम दिया हुआ है, काइटिनेज, काइटिनेज, सेलुलेज और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये नाम दिया। काइटिनेज फॉर व्हाट? फंगस, यदि फंगस सेल में से निकाल रहे हैं। सेलुलेज फॉर प्लांट सेल, प्लांट सेल से यदि जीन डीएनए निकाल रहे हैं, और लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है कि आप उसको निकाल लिए तो उसमें तो बहुत ढेर सारे जीन होंगे, छोटे छोटे डीएनए के ढेर सारे डीएनए होंगे। तो अपने जीन को आपको क्या करना है, उसमें से अलग करना है काट के। तो हम करेंगे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन विथ आरई। उसमें हम जानते हैं कि हमारा जीन किस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होगा, तो हम वही वाला आरई उसमें डाल देंगे। फिर उसको क्या कर देगा? काट देगा, ढेर सारे उसके टुकड़े बन जाएंगे। जब टुकड़े बन गए तो सारे टुकड़े उसमें मिले हुए हैं। अब क्या करेंगे हम? अब हमको उसमें से अपना, ठीक है, अपना जीन क्या करना होगा? अलग करना होगा, राइट। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ध्यान रखेंगे पहला भी आइसोलेशन है, ये सोर्स में से सारा डीएनए बाहर निकालने को। अब डीएनए निकल गया, उसको आपने एंजाइम से काट दिया, उसमें अल्कोहल भी डाल दिया, प्रेसिपिटेट होकर के डीएनए को निकाल लिया, राइट। याद है आपको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पूलिंग। जब हम डीएनए को निकालते हैं जेल में से, स्पूलिंग। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब जब सारा डीएनए प्योर फॉर्म में निकल गया है, तब आप क्या करेंगे? उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल देंगे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब उन टुकड़ों में से आपका जो पीस है उसको अलग करना है, तो दैट इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। और आप जानते हैं कैसे करते हैं इसको? थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो इसको हम आगे मैं बताऊंगा उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप जानते हैं। फिर जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया और आपका डीएनए बाहर आ गया, तब उसको क्या करेंगे? लिगेशन। किससे लिगेट करेंगे? किससे जोड़ेंगे? विथ वेक्टर, वेक्टर के साथ उसे जोड़ेंगे और रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। अब बन गया, तब क्या करेंगे? ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग इनटू होस्ट, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर। फिर उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, होस्ट के अंदर चला गया, राइट। अब होस्ट मॉडिफाई हो गया। अब क्या करेंगे? उस जीन का प्रोड्यूस बनाना है। हो सकता है उस जीन से कोई एंजाइम बन रहा हो या कोई
एंटीबायोटिक्स बन रही हो या एंटीबॉडी बन रही हो, राइट, या कोई प्रोटीन बन रही हो, तो आप क्या करेंगे, उसको कल्चर करेंगे, कल्चरिंग द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट इन कल्चर मीडिया फॉर गेटिंग जीन प्रोडक्ट। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। ये हाँ, यहां अब हम पढ़ लेंगे कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। उसके बाद जब हमारे ये जीन निकल जाता है तो बीच में दिया हुआ है कि हम उसको एम्प्लीफिकेशन, ढेर सारी कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि जोड़ते समय वो कई बार खराब हो जाता है, तो उसकी एम्प्लीफिकेशन भी दिया है थ्रू पीसीआर, तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। फिर होस्ट में हम कैसे इसको ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक है, उनसे पढ़ लेंगे, तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लास्ट में ये कैसे कल्चर करते हैं, राइट। तो आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज की जाती है वो सीवीड से मिलती है, और वो है अगारोज जेल, अगारोज, ठीक है, जेल, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखेंगे, और सीवीड से मिलता है। मैं ये कंप्लीट सारा लिख नहीं रहा हूं। ये एक सीविंग इफेक्ट, यानी छन्नी जैसी सेविंग इफेक्ट देता है, फॉर सेविंग इफेक्ट, राइट, उसमें से डीएनए पास होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए हैं, डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स, ये लोड किए जाते हैं कहां, लोडेड इन वेल, वेल में लोड किए जाते हैं, और किधर, टूवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ होता है, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। डीएनए खुद निगेटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, राइट। तो डीएनए फ्रेगमेंट इन जेल मूव टुवर्ड्स व्हाट, एनोड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा किधर मूव करते हैं, तो एनोड की तरफ या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करते हैं, क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये रिजॉल्व, एनसीईआरटी ने एक लिखा है रिजॉल्व मतलब अलग अलग हो जाते हैं, और गेट सेपरेटेड या रिजॉल्व एज पर साइज, अपने साइज के अकॉर्डिंग जेल में क्या होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर लिखा है कि जो स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज मूव फास्टर टूवर्ड्स एनोड, राइट, एनोड की तरफ ये फास्ट मूव करेगा, और जो लार्जर साइज होगा वो स्लो मूव करेगा। फिर नेक्स्ट जो यहां प्रोसेस आती है कि ये अलग हो गए, तब फिर क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर जेल रन, इसको हम जेल रन कहते हैं। जेल रन के बाद इज स्टेनिंग, उसको हम स्टेन करते हैं विथ, किससे, याद है आपको, बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी बार पूछा जाएगा, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। तो हम उस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि हम उसको, ठीक है, एक्सपोज करते हैं यूवी रेज में, फॉलोड बाय एक्सपोजर इन यूवी रेज, और इस तरह से सारे डीएनए ब्राइट ऑरेंज कलर में चमकते हैं।
अपीयर ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर में अपीयर होते हैं। फिर इसमें से डिजायर्ड डीएनए को हम क्या करते हैं, कट करके अलग कर लेते हैं जेल में से। तो नेक्स्ट स्टेप इज इल्यूशन, मीन्स सेपरेशन ऑफ desired DNA फ्रॉम जेल। जेल में से हमने डिजायर्ड डीएनए को बाहर निकाल लिया, उसको कहते हैं इल्यूशन। तो कई बार ये इससे भी क्वेश्चन पूछा है, इल्यूशन और ये इथिडियम ब्रोमाइड और डीएनए का मूवमेंट एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिव होते हैं, राइट। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो गया। अब आता है पीसीआर। पीसीआर पूरा नाम इसका है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, ठीक है। ये कैरी मूलिस ने स्टार्ट किया था। किस लिए स्टार्ट किया था? फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए, इन विट्रो नॉट इन विवो, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन हमेशा जो पूछा जाता है वो इसके स्टेप से पूछा जाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं, पता है आपको? कौन कौन से स्टेप रिकॉल करिए, बताइए मेरे को स्टेप्स। जो पहला स्टेप्स है इसका वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन डन एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर, जिससे डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग। इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। नेक्स्ट एनिलिंग। एनिल का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। एनिलिंग ऑफ प्राइमर, इसमें प्राइमर इसके साथ आके जुड़ेगा। नेक्स्ट प्राइमर एक्सटेंशन। अब प्राइमर इसे एक्सटेंड करेगा और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। अब आपको जो चीजें याद रखनी है एनसीईआरटी में, ठीक है, एक चीज दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ प्राइमर्स रिक्वायर्ड। पता है आपको कितने सेट्स प्राइमर चाहिए? 2 सेट्स, राइट। और इसमें बहुत ढेर सारे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ प्राइमर होते हैं, लेकिन उनके सेट्स 2 हैं। क्यों है ये अलग की बात है, हम डिटेल जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि 2 सेट्स क्यों रिक्वायर्ड है, क्या काम है फर्स्ट सेट का, सेकंड सेट का क्या काम है। अब आता है कि इसमें स्टेप्स में आप देखेंगे कि कई बार इसमें फिगर वाला क्वेश्चन पूछ देता है। फिगर में आप देखेंगे कि ऐसे बनाया हुआ है, ये डीएनए है एक तरफ, यहां भी ध्यान रखेंगे वही 53 रूल, 53 और 35, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ये डीएनए है। डीनेचुरेशन हुआ तो ये थ्रेड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये दूर दूर हो गए, ये दूर दूर हो गए, राइट। ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, 3 और 5 ये सेपरेट हो गए। ये डीनेचुरेशन। इसके बाद इसमें जो प्राइमर हैं वो आके जुड़ेंगे। प्राइमर के लिए लिखा है कि ये ऑलिगो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटे न्यूक्लियोटाइड के छोटे चेन होते हैं,
और ये आ करके जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहां जुड़ेंगे। यदि मैं यहां लिखता हूं, ये देखो यहां पे, तो दिस इज रॉन्ग, यहां नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये 5 पर नहीं जुड़ेगा, राइट। ये छोटा है और जो यहां पहले से डीएनए है वो उसका गुरु है, और ये छोटे जो डीएनए जा रहे हैं ना प्राइमर, वो उसके शिष्य हैं, चेले हैं। तो चेले हमेशा पैरों में नीचे बैठते हैं, सिर पे नहीं बैठेंगे। ये 5वां मान लो कि उसका सिर है और 3rd प्राइम मान लो पैर है, तो कहां जाके बैठेगा, वो पैर में बैठेगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अटैचमेंट है इसका, ये यहां 3rd प्राइम पर होगा और यहां पर भी 3rd प्राइम पर होगा। तो जो अटैचमेंट है, राइट, वो इन टेम्पलेट डीएनए के, ठीक है, 3rd पर। अब इसके बाद से आएगा क्या, इसका एक्सटेंशन। ये हो गया, ये जो स्टेप है ये है एनिलिंग, एनिलिंग, राइट, ये एनिलिंग हो गया। एनिलिंग के बाद आएगा क्या, एक्सटेंशन, प्राइमर एक्सटेंशन। अब प्राइमर एक्सटेंशन में आप देखेंगे कि जो दोनों ये डीएनए हैं, ठीक है, ये 5 प्राइम, 3rd प्राइम, 3rd और 5, तो इनका जो ये प्राइमर इससे जुड़ा हुआ था, यहां टेक पॉलीमरेज एंजाइम अब रोल अपना प्ले करेगा और फिर इसको एक्सटेंड कर देगा बाय एडिंग नेसेसरी न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर गया, एक्सटेंड कर गया, राइट। तो 2 डीएनए बन गए। अब यहां आप देखेंगे 2 डीएनए बन जाएंगे विथ हेल्प ऑफ, यहां कौन सा एंजाइम काम करेगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा, राइट। यहां पर भी वही टेक डीएनए पॉलीमरेज, राइट। हाँ, ये जो रिएक्शन होती है एट कितने टेम्परेचर पे होती है, 70 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलिंग जो होती है ये 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है, लेकिन लिखा नहीं है, इनका टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ, तो ये आप कर सकते हैं। हाँ, आप जो ये डीएनए पॉलीमरेज है, टेक डीएनए पॉलीमरेज किससे आइसोलेट होता है, बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से, और ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है, यानी हाई टेम्परेचर पे भी क्या करता है, काम करता है। तो यहां जो क्वेश्चन पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो है कि सेट्स ऑफ प्राइमर यूज्ड इन, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ प्राइमर यूज्ड इन पीसीआर, तो ये 2 सेट्स, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्टेप्स ऑफ पीसीआर, तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग और प्राइमर एक्सटेंशन। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो टेक डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जो हॉट स्प्रिंग में मिलता है, गर्म झरने में मिलता है। और लास्ट कि यदि इसमें यह साइकिल रिपीट होती रहेगी, और तो जो नंबर ऑफ क्या डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आफ्टर एन नंबर ऑफ साइकिल, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 2:n, राइट। एनसीईआरटी में लिखा है 1 बिलियन के लिए कितनी साइकिल चाहिए, ये आप एनसीईआरटी खोलिए, आपको याद है तो बताइए। ओके, इसके बाद आता है लिगेशन ऑफ डीएनए विथ वेक्टर एंड इंट्रोडक्शन या ट्रांसफर इन टू होस्ट। आप जानते हैं जो लिगेशन है
वो डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम कर लेते हैं। उसके बाद उसको हमको होस्ट में पहुंचाना होता है, तो सबसे पहले ठीक है होस्ट को हम क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट होस्ट बनाते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट, राइट। जो कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन है वो है कि हम बैक्टीरिया को, ठीक है, यानी ट्रीटिंग बैक्टीरिया विथ डाइवैलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम से ट्रीट करते हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है और जो मेम्ब्रेन है सेल के अंदर वो हाइड्रोफोबिक है। तो मेम्ब्रेन को भी हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम से उसे ट्रीट करते हैं और देन परफॉर्म हीट शॉक कैसे देंगे कि जो ये आरडीएनए है और प्लस होस्ट है, ये होस्ट है, इन दोनों को हम एक साथ इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और देन ट्रांसफर करते हैं कहां, ट्रांसफर एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड और देन बैक टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन ये जो आरडीएनए है, ठीक है, ये आरडीएनए ये चला जाता है कहां, दिस इज आरडीएनए होस्ट के अंदर चला गया, राइट, आरडीएनए इनटू होस्ट, और ये क्या बन गया, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। कोई भी बाहर का जीन, एलियन जीन किसी भी सेल के अंदर चला जाए तो हम कहते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, राइट। जैसे मान लो कि यहां पर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, पहले जो नॉर्मल इकोलाई होता है वो किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं है, वो उसमें केनियामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिका कुछ भी आप डाल दीजिए, कोई भी एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया विल डाई। लेकिन यदि आपने एम्पिसिलिन का उसके अंदर जीन डाल दिया तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, अब आप एम्पिसिलिन से उसको नहीं मार सकते, राइट। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यदि एनिमल है, एनिमल सेल है, फॉर एनिमल सेल एज होस्ट, तो इसके अंदर क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। जानते हैं इसमें क्या करते हैं कि जीन को डायरेक्टली एक इंजेक्शन में लेकर के और इस सेल के न्यूक्लियस में हम डायरेक्टली डाल देते हैं, ये इंजेक्शन है, राइट। इसमें ये डीएनए है, डायरेक्ट हम न्यूक्लियस में इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे इसके न्यूक्लियस में। जीन गन और बायोलिस्टिक ये फॉर प्लांट सेल है, ये फॉर प्लांट सेल, राइट। प्लांट सेल में हम करते हैं, और प्लांट सेल में क्या करेंगे कि सेल ले लिया और इसमें हम बम्बार्ड कराते हैं छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का, टंगस्टन या गोल्ड के बने हुए होते हैं, उस पर डीएनए की कोटिंग की गई होती है, जो डिजायर्ड डीएनए वो उस पर लगा दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है और डायरेक्ट उसको सेल के अंदर जो है बम्बार्ड करते हैं। तो ये हो गया जीन गन। तो इसमें ये पूछा जाता है कि डीएनए किस पे लगाया जाता है, जो माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो बुलेट्स होती है किसकी बनी होती है, तो टंग या गोल्ड, ठीक है, सॉरी टंगस्टन या गोल्ड की बनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 मेथड है। अब आता है कल्चरिंग होस्ट सेल, कल्चरिंग
होस्ट होस्ट सेल को कल्चर करना फॉर ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट like recombinant प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम एक्सेट्रा। अब फिर एनसीईआरटी में लिखा है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है। यदि कोई जीन हेट्रोलॉगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है, जैसे इंसान का जीन है और वो बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो रहा है, उससे जो प्रोटीन बन रही है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगी, राइट। जीन एक्सप्रेस्ड फॉर प्रोटीन इन हेट्रोलॉगस होस्ट में जब ये एक्सप्रेस होगा तो रिकॉम्बिनेंट। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, राइट। स्टेप्स हैं कि फॉर्मेशन ऑफ recombinant with desired जीन के साथ एक डीएनए को क्या किया, रिकॉम्बिनेंट बना लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, वो बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल, इवन ह्यूमन सेल हो सकती है। तो उसमें क्या किया, उस आरडीएनए को ट्रांसफर कर दिया। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम में इसको क्या करेंगे, हम ग्रो कराएंगे। जब ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम में तो हमारा जीन बनेगा, जीन प्रोडक्ट बनेगा और वो उसी कल्चर मीडिया में मिक्स रहेगा, राइट। अब ये जो कल्चरिंग है डन बाय बैच प्रोसेस इन क्लोज्ड बायोरिएक्टर, और दूसरा कॉन्टिन्यूअस कल्चरिंग प्रोसेस इन ओपन बायोरिएक्टर। जो बैच प्रोसेस है, बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर एक वेसल्स होती है, टैंक होती है, जिसमें हम एक साथ लार्ज वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, राइट, जिसमें 100 से 1000 लीटर तक हम बदल सकते हैं। उसके अंदर जो बायोरिएक्टर है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एक एजिटेटर होता है जो रॉ मटेरियल को क्या करेगा, मोटर के हेल्प से इसको मिक्स करता रहेगा रॉ मटेरियल को। इसके अंदर पीएच कंट्रोलर होता है, इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, पीएच का, टेम्परेचर का कंट्रोलर होता है, राइट। ये इस एक तरफ से इसमें होता है जिसमें एयर, स्टेराइल एयर पास होती रहती है, राइट, स्टेराइल एयर पास होती रहती है। और एक इसमें सैंपलिंग पोर्ट होता है, जिसमें बीच बीच में से हम थोड़ा सा रॉ मटेरियल निकाल करके उसके प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि कितना रॉ मटेरियल, कितना परसेंट प्रोडक्ट में बदल चुका है। एक बार इसके अंदर रॉ मटेरियल फिल कर देते हैं
तो फिर दोबारा हम नहीं फिर करते। हाँ, इसमें विटामिन और मिनरल सॉल्ट वगैरह भी मेंटेन रहता है। इसको कहते हैं स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। टैंक बायोरिएक्टर, ये स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है। सॉलिड है तो इस तरह का है, लिक्विड है तो एक सिंगल एजिटेटर के साथ हेल्प करते हैं, नीचे से उसमें बबलिंग कराते हैं, एयर का एनसीईआरटी में फिगर बनाया हुआ है। इसमें एक बार रॉ मटेरियल डाल दिया और चलता रहेगा चलता रहेगा, और लास्ट में जब यहां सैंपलिंग पोर्ट से हम देख लेंगे कि कंप्लीट हो गया, तब जाके इसको ओपन करेंगे और हम उसमें से अपना प्रोडक्ट निकालेंगे। दूसरा जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है, इस कल्चर में एक तरफ से रॉ मटेरियल कॉन्टिन्यूअस, यहां से जो रॉ मैटर है हम यहां डाल देते हैं और कॉन्टिन्यूअस इसमें से जाता रहेगा, ये प्रोसेस होता रहेगा, ऐसे प्रोसेसिंग चल रही है, और फिर नीचे से एक तरफ से ये प्रोसेस्ड ठीक है मैटर यहां से बाहर निकलता रहेगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है। इससे फायदा क्या होता है कि यहां जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया आपने डाल रखा है, जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो आपका प्रोडक्ट बना रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कराता है, राइट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो इससे हम रॉ मैटर को ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा रॉ मैटर को हम प्रोडक्ट में बदल देते हैं, तो हायर एल्ड इसमें से मिलता है। इसमें क्या हो जाएगा कि रॉ मैटर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता रहेगा, कम कम कम, तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रॉ मैटर पे ही करती है, तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ और प्रोडक्ट बनाने की पावर क्या होती रहेगी, कम। लेकिन इसमें हमेशा फ्रेश रॉ मैटर मिल रहा है, तो जब फ्रेश रॉ मैटर मिल रहा है तो इसमें ग्रोथ उसकी एक्सपोनेंशियल रहेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वो बनाएगा। इसके बाद जो लास्ट है वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो रॉ मैटर है उसमें आपका प्रोडक्ट भी, जो प्रोसेस मैटर है उसमें प्रोडक्ट है और अनयूज्ड ढेर सारे रॉ मैटर और बैक्टीरिया भी हैं, तो उसमें से ठीक है जो आपका प्रोडक्ट है उसका सेपरेशन, और फिर प्रोडक्ट पे कुछ और ना लगा हो उसका प्यूरिफिकेशन। ये जो दो स्टेप्स हैं, ठीक है, ऑफ व्हाट प्रोडक्ट, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, राइट, उसका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। कैसे करते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बस आपको ये लिखना है कि जो रॉ मैटर प्रोसेस्ड हो गया, प्रोसेस मैटर में से अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, एंजाइम है, एंटीबायोटिक जो कुछ भी है, उसको बाहर निकालना और प्यूरिफाई करना, यही कहलाती है डाउन स्ट्रीम, राइट। इसके बाद लिखा है कि जो प्रोडक्ट है उसका हम फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, देन प्रिजर्वेशन इन suitable preservative, then पैकिंग एंड मार्केटिंग, फिर उसको हम मार्केट में भेज देते हैं, ठीक है, उसकी सेलिंग करते हैं। अब है एक पॉइंट लिखा है कि यदि प्रोडक्ट में कोई ड्रग है या वैक्सीन है तो उसकी क्लिनिकल, कई राउंड क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग भी जरूरी होती है। तो इन केस ऑफ ड्रग और वैक्सीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स are necessary before public uses या डिस्क्लोजर, पब्लिक डिस्क्लोजर से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए कि कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है और वो ड्रग्स यूजफुल तो है। और लास्ट लिखा है कि क्वालिटी कंट्रोल is essential for products and it is variable for different product,
तो क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट? So this is all about this chapter, biotechnology principle and processes. तो आई थिंक कि आप इसको एंजॉय किए होंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे आपको सारा एक बार रिकॉल आ गया। मैं जब ये सीरीज खत्म होगी तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के एक एमसीक्यू मॉक टेस्ट कराऊंगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं वहां रखूंगा और डिस्कस भी करूंगा उनके ऑप्शन के साथ, क्योंकि यहां अभी क्लब करना थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए मैं यहां क्लब नहीं किया हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए, राइट, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। थैंक यू।